नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एक साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो श्रृंखला में हम साप्ताहिक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए जो भी अत्यंत महत्वपूर्ण खबरें होंगी उनका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। आज का यह लेक्चर इस वीडियो श्रृंखला का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम 19 फरवरी 2024 से 24 फरवरी 2024 अर्थात पिछले सप्ताह का जो भी अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उनका विश्लेषण सिविल सेवा की परीक्षा के अनुरूप करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। देखिए, इस लेक्चर में हम किन किन घटनाओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले लेक्चर की रूपरेखा देख लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम 6 महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करेंगे और ये 6 महत्वपूर्ण विषय क्या है? तो एक है, देखिए, लेक्चर की रूपरेखा। लेक्चर की रूपरेखा में एक हम लोग विषय वस्तु लेंगे उचित और लाभकारी मूल्य, एफआरपी के बारे में, और ये गन्ने के लिए हम लेंगे तो गन्ने के एफआरपी के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद दूसरी खबर हम लेंगे इब्सा फंड के बारे में। तो इब्सा फंड को हम देखेंगे कि क्या है, क्यों न्यूज में रहा है। उसके बाद हम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको एपीडा भी बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। कई कारणों से ये विगत सप्ताह में न्यूज में रहा है। उसके बाद हम राष्ट्रीय पशुधन मिशन के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम एफडीआई से संबंधित विषय वस्तु को देखेंगे और उसके बाद हम पीएफआरडीए, जिसको हम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण बोलते हैं, इसमें कुछ संशोधन अधिसूचित हुए हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इन विषयों को शामिल करेंगे। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। पढ़ने का हमारा तरीका क्या रहेगा इस सीरीज में? तो हम खबर को पढ़ेंगे और खबर को पढ़ने के बाद आपको पहले विगत वर्ष का एक प्रश्न देंगे, दिखाएंगे कि विगत वर्षों में प्रश्न इससे पूछा गया है, और उसके बाद आपको एक अभ्यास प्रश्न दिया जाएगा जिसको आप हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आज की जो पहला खबर है वो न्यूज में विगत सप्ताह में कई बार आया है। देख सकते हैं, ये दैनिक जागरण का खबर है कि गन्ना खरीद मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि। ऐसे ही आप देखेंगे तो ये दिया हुआ है किसके, यहां पर बिजनेस स्टैंडर्ड में देखेंगे तो इसमें भी इसकी बात की गई है। और ऐसे ही आप देखेंगे तो हिंदी का एक और न्यूज़पेपर है जनसत्ता, इसमें भी इसकी बात की गई है। और ऐसे सभी न्यूज़पेपर्स में, इवन पीआईबी में भी इसकी बात की गई है। तो सारे कटिंग लगाना यहाँ पे आवश्यक नहीं है, मैं सिर्फ कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग यहाँ लगा दिया कि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ, पिछले सप्ताह में ये खबर मुख्य रही थी। देखिए, अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, सारी बातें हम देखेंगे। तो एक माइंड मैप के माध्यम से मैं आपको इसको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम उचित और लाभकारी मूल्य जो एफआरपी है गन्ने के लिए, ये चर्चा में क्यों रहा है, इसको हम देख लेते हैं। चर्चा में क्यों रहा है, तो इसके लिए पहले तो मैं थोड़ा सा पेन का कलर बदल लूं जिससे कि आपको क्लियर कट बातें समझ में आएंगी। मैं ये कलर ले लेता हूं। देखिए, चर्चा में क्यों रहा है, तो चर्चा में ये इसलिए रहा है क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का उचित व लाभकारी मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है।
तो ये तो संदर्भ रहा कि क्यों न्यूज में रहा है। अब बात आती है कि जो संशोधित एफआरपी अभी ये घोषित किया गया है, ये 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा, अर्थात जब लागू होगा तब भी ये न्यूज में आ सकता है। अब हम, ये तो संदर्भ बिंदु है कि क्यों ये चर्चा में बना रहा। अब पढ़ना क्या है हमें, पहले ध्यान से समझ लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लास्ट में मैं हटूंगा पूरा पढ़ाने के बाद। एफआरपी क्या है, सबसे पहले तो यही जानना है कि एफआरपी है क्या। हिंदी नाम क्या है, उचित और लाभकारी मूल्य। तो देखिए, ये एक ऐसा न्यूनतम मूल्य है, आप एमएसपी पढ़ते होंगे, तो एमएसपी भी विगत सप्ताह में काफी न्यूज में रहा है, लेकिन उसको डीएनएस में मैंने काफी विस्तार से कवर किया है, इसलिए आज के इस लेक्चर में मैं इसको शामिल नहीं कर रहा हूं। एमएसपी अभी न्यूज में बना रहेगा, तो आगे हम फिर उसको शामिल कर लेंगे। तो एमएसपी आप देखते हैं कि जो एमएसपी होता है वो फसलों के लिए होता है। आप देखेंगे 23 फसलों के लिए होता है, इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया भी है। तो एमएसपी जैसे खाद्य फसलों के लिए, गेहूं के लिए, चावल के लिए जारी किया जाता है, वैसे ही उचित और लाभकारी मूल्य गन्ने के लिए जारी किया जाता है। और यह ऐसा न्यूनतम मूल्य है जिसका गन्ना मिल जो होते हैं, आपको पता है कि गन्ना जो किसान होते हैं किसको बेचते हैं, गन्ना जो मिल होते हैं उनको बेचते हैं। तो गन्ना मिल मालिकों द्वारा गन्ना किसानों को या गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को भुगतान करना अनिवार्य है। अब देखिए, यहां पे अनिवार्य बात जो बोल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये कानून द्वारा भी क्या है, विनियमित है। लेकिन एमएसपी आप पढ़ेंगे, एमएसपी का कानून बनाने के लिए ही किसानों द्वारा अभी क्या किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है कि एमएसपी पर वैधानिक गारंटी दिया जाए। लेकिन इस पर एक अधिनियम लगाया गया है, और वो क्या है, तो देखिए, एफआरपी गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट 2012 पर आधारित है। अभी हम देखेंगे कि ये एक अधिनियम है, देखेंगे कि भारत में एफआरपी का भुगतान आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसको ईसीए बोलते हैं, 1955 के तहत गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये हम देखेंगे। अभी आप समझिए कि जो एफआरपी गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर रंगराजन समिति के रिपोर्ट 2012 पर आधारित है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको थोड़ा दिमाग में रख लेनी है कि पहले 2000, एक मिनट में थोड़ा इसको मिटा लूं, फिर आपको क्लियर कट समझ में आएगा। देखिए, जो गन्ने का अगर आप देखेंगे कि एफआरपी का, तो गन्ने का एफआरपी से पहले इसका एसएमपी नाम हुआ करता था, वैधानिक न्यूनतम मूल्य। कब तक, 2009 तक। लेकिन 2009-10 का जो वित्तीय वर्ष था, तब से इसका नाम क्या कर दिया गया, उचित और लाभकारी मूल्य कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, पहले इसका नाम हुआ करता था गन्ने के वैधानिक न्यूनतम मूल्य, एसएमपी बोलते थे, और अब 2009-10 और उसके बाद से इसको उचित और लाभकारी मूल्य के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था नाम को। तो एफआरपी क्या है आपको दिमाग में रखना है, इसको जारी कौन करता है। तो आप देखेंगे कि एमएसपी के लिए भी सिफारिश कौन करता है, सीएसीपी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो इसके लिए भी सिफारिश कौन करता है, देखिए, इसकी घोषणा, ये बात पूरी पढ़नी है आपको, इसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा की जाती है। लेकिन सिफारिश कौन करता है, इसलिए पूरा पढ़िए। इसकी घोषणा उत्पादन लागत के आधार पर कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको हम बोलते हैं सीएसीपी। आपको पता है कि सीएसीपी जो है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, को 1965 में गठित किया गया था। और यही क्या करती है, तो एमएसपी की सिफारिश भी यही करती है और एफआरपी की सिफारिश भी यही करती है। इसके सिफारिशों को केंद्र सरकार माने या ना माने उसकी मर्जी होती है। केंद्र सरकार की एक समिति होती है जिसको हम बोलते हैं केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जो होती है, इसके
अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। इसके अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो इनके द्वारा मतलब CCEA द्वारा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इसको घोषित किया जाता है, लेकिन सलाह कौन देता है? CACP। ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है। अब बात आती है जारी करता हो गया कि इसकी सिफारिश कौन करता है? CACP। और घोषणा कौन करता है? केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर करते हैं। और ध्यान रखना है कि CACP के सिफारिशों को वो कई चीजों को लागत वगैरह देखकर सिफारिश करती है, उसको मानना केंद्र सरकार के लिए आवश्यक नहीं है। अब आ रहा है कि FRP का भुगतान। तो देखिए भारत में FRP का भुगतान जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के द्वारा नियंत्रित होता है। और इसी में 2009-10 में संशोधन करके इसका नाम SMP, जो हम वैधानिक न्यूनतम समर्थन मूल्य था या न्यूनतम उचित लाभकारी मूल्य था, उसको क्या कर दिया गया था? FRP कर दिया गया था। अब देखिए नियंत्रित होता है और इसके तहत ये क्या करता है? तो गन्ना वितरण की तारीख से 14 दिनों के अंदर गन्ने का भुगतान करना अनिवार्य बनाता है। तो यह अधिनियम क्या करता है? यह आदेश 14 दिनों के अंदर गन्ने का भुगतान अनिवार्य बनाता है। और इसमें और थोड़ी बातें आप दिमाग में रखिए। किसानों को मिलों के साथ एक समझौता हस्ताक्षर करने के बाद या तो तत्काल नगद रूप से उनको पैसा मिल जाता है या फिर किस्तों में FRP का जो पैसा रहता है उसको स्वीकार करते हैं किसान। तो नगद रूप में तत्काल भी कर सकते हैं और किस्तों में भी कर सकते हैं। वो उनके बीच में समझौता होता है किसान मिल मालिकों और गन्ना उत्पादक किसानों के बीच में। अब आता है कि बकाया चुकाने में देरी पर, अगर मान लीजिए किस्तों में दिया जाता है तो फिर क्या होगा? अगर बकाया चुकाने में देरी कर रहे हैं अगर मिल मालिक, तो उस समय उन पर शुल्क लग सकता है। और आयुक्तों को मिलों की संपत्तियों को कुर्क करके अगर शुल्क लग सकता है। उसके अलावा अगर वो नहीं देते हैं तो जो भी मिल की संपत्ति है उसको कुर्क करके क्या कर दिया जाएगा? जो भी बकायेदार किसान हैं उनको दे दिया जाएगा। तो वही दिया है कि राशि जब्त करने की शक्तियां दी गई हैं। तो ये जो अधिनियम और ये आदेश है ये मुख्य रूप से 3 काम करते हैं। एक बात और हमको दिमाग में रख लेना है कि स्टेट एडवाइजरी प्राइस, जिसको SAP बोलते हैं, ये क्या है? स्टेट कई बार इसको बोलते हैं कि राज्य समर्थित मूल्य या कई बार बोलते हैं राज्य सलाहित मूल्य। तो स्टेट एडवाइजरी प्राइस क्या है? तो कुछ राज्य क्या करते हैं कि FRP के अलावा भी अपने किसानों को गन्ना उत्पादन का प्रोत्साहन देने के लिए या गन्ना उत्पादक किसानों को संरक्षण देने के लिए क्या करते हैं? अलग से मूल्य समर्थन जारी करते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेट एडवाइजरी प्राइस। देखिए कुछ राज्य अपने अपने राज्यों में गन्ने की खरीद के लिए राज्य परामर्शी मूल्य की घोषणा करते हैं। सामान्यतः जो FRP होता है वो क्या होता है? तो सामान्यतः जो SAP होता है, स्टेट एडवाइजरी प्राइस होती है, ये क्या होता है? FRP से ज्यादा होता है। अब देखेंगे 300, ये 40 है तो वो 380 रहेगा, 360 रहेगा। और कई राज्य करते हैं, गन्ना उत्पादक राज्य। 1970 के दशक से ये शुरू हुआ प्रचलन SAP जारी करने का गन्ने के लिए। यूपी, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा जैसे कुछ राज्य क्या करते हैं? तो SAP को जारी करते हैं और 1970 से ये अस्तित्व में आया। तो इतनी बातें आपको दिमाग में रख लेनी है। किसके बारे में? उचित और लाभकारी मूल्य के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले खबर पर। तो अगला खबर देखते हैं। खबर से पहले मैं आपको बताया था कि हमारा मोड क्या रहेगा कि पढ़ने के बाद खबर विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न देखेंगे और एक अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न देखिए। विगत वर्ष में FRP से ही प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है? तो 2015 में कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? अब ध्यान रखिएगा, अनुमोदित शब्द से यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि सलाह कौन देता है? CACP, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग तो क्या करता है? सलाह देता है।
और इस सलाह को मानता है, उस बात को जो एकदम इसको मानेगा और जारी करेगा, उसका नाम क्या है? CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो अभी पीछे पढ़ा दिया मैं, इसलिए शॉर्ट में ही यहां लिख रहा हूं। CCEA क्या करेगा? इसको अनुमोदित करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अनुमोदित मतलब फाइनल, उसको मानने के बाद माने न माने संशोधन करके जारी करने की पावर जिसको है या क्रिया है, उसको अनुमोदन बोलते हैं। तो अनुमोदित कौन करता है? ये आप देख सकते हैं कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा। तो ये आप आराम से हल कर लेंगे, हर क्वेश्चन को मैं हल नहीं कराऊंगा। और एक अभ्यास प्रश्न आपको दिया गया है, इस अभ्यास प्रश्न को आप हल करने का प्रयास करिएगा। जो मैंने पढ़ाया है इसी से आराम से इसको आप हल कर सकते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली खबर जो है, अगली खबर क्या है? तो देखिए ये दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से मैंने लिया है कि गरीबी भूखमरी से निपटने के लिए भारत ने दिए $10 लाख। किसको दिए? तो इब्सा फंड में। किसको दिए? इब्सा फंड। और अलग अलग न्यूज़पेपर में भी ये आया, लेकिन सबको मैं यहां नहीं दिखा रहा हूं। एक इंग्लिश का मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे, बिजनेस स्टैंडर्ड का, कि इंडिया कंट्रीब्यूट्स $1 मिलियन टू, 10 लाख को ही यहां पे 1 मिलियन बोला है, टू इब्सा फंड टू एलिवेट पॉवर्टी एंड हंगर। तो ये खबर था। अब हम इसको पढ़ते हैं कि क्या इसमें हमें देखना है। देखिए फिर मैंने एक माइंड मैप के माध्यम से बात को समझाया है कि गरीबी और भूखमरी उन्मूलन के लिए इब्सा फैसिलिटी फंड, इब्सा फैसिलिटी भी कई जगह लिखा रहता है, कई जगह पे इब्सा फंड लिखा रहता है। तो क्या है देखिए, सबसे पहले चर्चा में क्यों, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल जाए। तो अभी बताया कि भारत ने इब्सा फंड में 1 मिलियन या इसी को 10 लाख बोलते हैं डॉलर का अंशदान दिया है। और अब तक इस कोष में भारत का योगदान कितना हो गया है? 1,80,00,000 से अधिक हो गया है। तो ये आपको फैक्ट नहीं याद करने हैं कि कितना हो गया है कितना नहीं हो गया है, चर्चा में क्यों रहा है ये बात मैं आपको बताया। अब थोड़ा समझते हैं कि इब्सा डायलॉग फोरम क्या है। तो इब्सा डायलॉग फोरम जो है ये क्या है? इसकी स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी। उद्देश्य इसका क्या है? तो एक त्रिपक्षीय मंच है ये, जिसका उद्देश्य दक्षिण दक्षिण सहयोग, आपको पता है कि विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है दक्षिण दक्षिण सहयोग। तो दक्षिण दक्षिण सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। दक्षिण दक्षिण सहयोग मतलब क्या? कि जो दक्षिण के देश है ना, आप देखेंगे जो ग्लोब है हमारा, इस ग्लोब पर ये दक्षिण वाले, खासकर उत्तर वाले देश क्या हैं? विकसित हैं। उत्तर वाले देश क्या हैं? विकसित हैं। लेकिन जो दक्षिण वाले देश हैं ये अधिकतम क्या है? या तो अल्प विकसित हैं या फिर विकासशील हैं। अल्प विकसित है या फिर विकासशील है। इन्हीं का नेतृत्व या इन्हीं को प्रदर्शित करता है कौन? दक्षिण दक्षिण सहयोग, कि हमें आपस में सहयोग करके क्या करना है? आगे बढ़ना है। तो अगला सदस्य इसके कितने हैं? तो इब्सा नाम से ही देखिए, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। तो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य हैं। सचिवालय ध्यान रखिएगा, कभी अगर यूपीएससी ऐसे फैक्ट पूछकर आपको उलझाना चाहे तो इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। तो क्या है? तो UNOSSC, क्या बोलते हैं? UNOSSC। इसका मैं आगे आपको यहां पे नाम भी दे दिया हूं। इसका नाम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र, जिसको UN बोलते हैं, दक्षिण दक्षिण सहयोग कार्यालय। तो ये इसका नाम है। यही क्या करता है? तो इस कोष के या इसके जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनको प्रबंधित करने का या सचिवालय के रूप में कार्य करता है। तो जो फंड ये दिए हैं उस फंड का प्रबंधन भी वही करता है और सचिवालय के रूप में कार्य करता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है पहले इब्सा डायलॉग फोरम के बारे में। अब थोड़ा सा हम इब्सा फंड के बारे में देख लेते हैं कि इब्सा फंड क्या है। देखिए, स्थापना इब्सा फंड की वर्ष 2004 में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका द्वारा संयुक्त रूप से की गई। लेकिन परिचालन में यह कब आया? 2016 में। यह चीज आपको दिमाग में रखनी है कि स्थापना तो हुआ कब? 2004 में, लेकिन परिचालन इसका शुरू हुआ कब से? 2006 से। मैं उसको थोड़ा सा और मिटा के करूं, नहीं तो आपको उसका
स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत जाएगी। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा और सही से मार्क कर देता हूं, नहीं तो अभी बाद में आपको दिक्कत जाएगी। ये आपको फंड वाला चीज दिमाग में रखना है कि परिचालन कब हुआ है, 2006 से। अंशदान इसमें तो जो भी इसके सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, तो 10 लाख डॉलर क्या करते हैं, योगदान देते हैं इस कोष में। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य पहले ही क्लियर हो गया कि दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ाने के लिए गरीबी, भुखमरी, ऐसी जो समस्याएं हैं इनको समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए उद्देश्य क्या है, ग्लोबल साउथ के देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने से संबंधित परियोजनाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत अन्य सभी विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो आपको पता है कि जो सतत विकास लक्ष्य हैं उसमें भी गरीबी का उन्मूलन है। तो दक्षिण अफ्रीका, भारत, ब्राजील और भी दो दक्षिण के देश हैं, दक्षिण दक्षिण सहयोग के, उसमें गरीबी, भुखमरी को समाप्त करने के लिए इस बार फंड दिया गया है। और इसका प्रबंधन कौन करता है, तो अभी मैंने बता दिया कि इस फंड का प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र, यूएन जिसको बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र दक्षिण दक्षिण सहयोग कार्यालय, यूएनएसएसओ बोलेंगे, सी नहीं, द्वारा किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा आपको समझना चाहिए कि ये यूएनओएसएससी क्या है। एनएसएससी क्या है, देखिए इसको सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि इसमें 3 जो देश हैं, एक तो भारत है, दूसरा ये दक्षिण अफ्रीका है और तीसरा क्या है, ब्राजील है। और उसके बाद इसके बारे में आप देख लीजिए कि यूएनओएसएससी क्या है। इसकी स्थापना 1974 में विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो यूएनडीपी है, इसके तहत एक विशेष इकाई के रूप में किया गया था। इसका मुख्यालय कहां है, न्यूयॉर्क में है। और इसका कार्य क्या है, तो दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय दक्षिण दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग से संबंधित सलाहकार और परामर्श सेवाएं प्रदान करना है। कुल मिलाके दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य करता है। तो ये हमने खबर देख लिया। इसका एक बार मैं बैक करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। ये स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आप देखिए विगत वर्ष में 2014 में ब्रिक्स से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इसको आप हल करने का खुद प्रयास करेंगे। ब्रिक्स से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और इस पर जुड़ा हुआ एक अभ्यास प्रश्न मैंने आपको दिया है। इस अभ्यास प्रश्न को आप हल करने का प्रयास करिएगा जो इप्सा पर आधारित है। तो इस तरीके से यह खबर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तीसरे विषय वस्तु पर। तीसरा विषय वस्तु आप देख रहे हैं कि अलग अलग खबरों में कई जगह आया, लेकिन मैंने यहां पे पीआईबी की कटिंग लगाया है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो इंडिया का है, उस पर 3 ये एपेडा जो है हमारा, अभी हम देखेंगे कि एपिडा जो संगठन है या एजेंसी है, ये 3 बार खबर में आई पिछले सप्ताह। एक तो इसने क्या किया कि एग्रीकल्चरल जो कृषि निर्यात है उसमें काफी इसका योगदान रहा, तो इसलिए आया। दूसरा इसने क्या किया, तो एक स्पेशल क्या किया है उसने, तो विभाग का गठन किया है जैविक कृषि के लिए। जैविक कृषि हेतु एक स्पेशल विभाग का उसने गठन किया है। और उसके बाद एक और कारण ये न्यूज में रहा पिछले सप्ताह, वो क्या है, इसमें डेट भी डला है, देख सकते हैं, ये 18 फरवरी को रहा है। यहां पर ये 17 फरवरी, लेकिन न्यूज में बाद में आए थे, और ये 22 फरवरी को रहा है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, तो केलों के लिए जो मतलब रूस में समुद्र के रास्ते से केले भेजने के लिए उसने क्या किया है, निर्यात करने के लिए सुविधा बनाई है, तो उस पर ये न्यूज में रहा है। तो 3 बार पिछले सप्ताह ये न्यूज में रहा है। इसको कैसे पढ़ना है देखिए,
मैं न्यूज की भी सारी बातें, जो खबरों की बातें जितनी भी हैं वो भी यहाँ पे रख दे रहा हूं, जिससे कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पढ़ते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी पढ़े हो तो कोई समस्या है नहीं। देखिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको एपीडा बोलते हैं, चर्चा में क्यों रहा? तो 3 मैंने आपको घटनाएं बताया। उसमें से एक तो है कि इसकी सक्रियता एवं प्रयासों के कारण वित्त वर्ष 2022-23 में 26.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कृषि निर्यात हुआ है। और अकेले एपेडा का इस कुल कृषि निर्यात में 51% क्या रहा है, योगदान रहा है। और इसने क्या किया है, एक समर्पित जैविक संवर्धन प्रभाग का भी गठन किया है। यह प्रभाग देश से जैविक उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के प्रयासों में समन्वयक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करेगा। तो इन खबरों के कारण न्यूज में रहा है एपीडा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एपीडा है क्या। तो एपीडा क्या है? यह एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देती है। तो इसका काम ही है क्या, निर्यात को बढ़ावा देने का कार्य करना। 1985 में संसद द्वारा स्थापना देखते हैं। तो 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, इसी के नाम से अधिनियम बना है। 1986 में इसकी स्थापना हुई। मंत्रालय क्या है इसका? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत यह आता है। कार्य इसका क्या है? तो एपीडा को अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने और विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। और ये उत्पाद कौन कौन से हैं? फल है, सब्जी है, पोल्ट्री है, डेयरी है, डेयरी उत्पाद हैं। उसके बाद जैसे कुछ कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कैंडी हो गया, चॉकलेट हो गया, खासकर जनजातीय लोगों द्वारा जो उत्पाद बनाया जाता है उसको भी निर्यात करने का ये कार्य करता है, उनको बाजार उपलब्ध कराता है। कार्य इसका क्या है? तो कार्य है राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। एक क्वेश्चन पहले आ चुका है एनपीओपी पर, जिसको हमने क्या लिखा है, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। इस पर पहले प्रश्न आ चुका है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके सचिवालय के रूप में भी ये कार्य करता है। ध्यान रखिएगा कि ये और क्या करता है। जो ये राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड है, ये क्या करता है? तो यह नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के तहत प्रमाणन निकायों, जो सर्टिफिकेशन बॉडी होती है, उनको मान्यता प्रदान करता है। किसी उत्पाद को प्रमाणित करना पड़ेगा ना कि वो कितना ठीक है। जैसे मान लीजिए जैविक उत्पाद ही है, तो जैविक उत्पाद वो है नहीं है क्या है, हालांकि तो उसकी प्रमाण व्यवस्था भारत में काफी ढीली है, लेकिन उनका ये काम करता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये क्या करता है, प्रमाणन निकायों के कार्यक्रमों को मान्यता देता है, मूल्यांकन करता है और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। कौन? राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड। तो ये तो कार्य हो गया। पूरा एपीडा के बारे में हमने देख लिया, चर्चा में क्यों है ये देख लिया। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ जाइए। देखिए, एपीडा एवं जैविक कृषि के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जैविक कृषि के लिए ही उसने एक अलग से प्रभाग को बनाया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैविक कृषि क्या है। इस पर क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी हम देखेंगे। कृषि की इस पद्धति में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। आपको पता है कि पूरा रसायन के बिना ही ये खेती की जाती है। इसमें फसलों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए फसल अपशिष्ट, फसल सड़ गल गए, उनको ही प्रयोग कर लिया जाता है। जो पशुओं का खाद होता है, गोबर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, उसको और ज्यादा ठीक तरीके से बनाकर वैज्ञानिक तरीके से कंपोस्ट बनाते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। और जैविक कृषि क्या है? एक संधारणीय कृषि है। तो संधारणीय कृषि पद्धति का एक प्रकार भी है। लेकिन अब आपको समझना है कि पहले महत्व समझते हैं, फिर चैलेंज समझते हैं। अब मिट्टी की उर्वरता में सुधार, अगर हम रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे तो मिट्टी की उर्वरता में सुधार होगा, मृदा अपरदन में कमी होगी, पर्यावरण के यह अनुकूल है और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन में इससे क्या होगा? कमी होगा। रसायनों का हम प्रयोग नहीं करेंगे और भी तमाम बायोडायवर्सिटी में इससे रक्षा होगी,
कई प्रकार की समस्याओं से निजात ये दिला सकता है। लेकिन समस्याएं क्या हैं? समस्या ये है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए सहायक अवसंरचना का अभाव है, इसकी उत्पादकता काफी कम है। आप बिना, क्योंकि आपको पता है कि हरित क्रांति हुई जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी बीजों का प्रयोग किया गया, खाद का प्रयोग किया गया, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, उससे बहुत तेजी से उत्पादकता बढ़ी या उत्पादन बढ़ा। लेकिन इसमें उत्पादकता बहुत कम होती है। अर्थात उत्पादकता मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए बड़ा सा खेत है और एक ये छोटा खेत है, मान लीजिए ये 5 एकड़ है और इस 5 एकड़ में मान लीजिए मक्का हम उगा रहे हैं। तो मक्का अगर मान लीजिए 10 क्विंटल हो रहा है, मैं क्यों केवल लिख दे रहा हूं क्विंटल, और यहां पर 2 एकड़ है और इस 2 एकड़ में कितना हो रहा है, मान लीजिए 3 क्विंटल हो रहा है। तो उत्पादकता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मात्रा को एकड़ से भाग दे देते हैं। मात्रा को एकड़ से भाग दे देंगे तो हम देखेंगे यहां पे हर 1 एकड़ में केवल 2 क्विंटल उपज रहा है और यहां पे कितना उपज रहा है, 3 क्विंटल 2 एकड़ में। तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां हो गया 1.5। तो हम देखेंगे कि यहां उत्पादकता कम है, यहां उत्पादकता ज्यादा है। तो उत्पादन अलग चीज होती है, उत्पादकता अलग चीज होती है, ध्यान रखिएगा। तो क्या है, पारंपरिक कृषि की तुलना में जैविक कृषि की पैदावार लगभग 18.4% कम है, ये आंकड़े बताते हैं। और जैविक उत्पादों के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने में काफी अधिक खर्च होता है और भारत में तो काफी अभी इसमें समस्या भी है। और अगला है अधिक श्रम की जरूरत। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो काफी श्रम की जरूरत पड़ती है, काफी श्रम इसमें लगता है, गहन श्रम की जरूरत पड़ती है। तो ये इसकी चुनौतियां हैं जो उपलब्ध नहीं हो पाती है। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रयास क्या किए गए हैं, तो 2015 में परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की गई थी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जैविक खेती नाम से एक ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जैविक उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए संशोधित राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम NPOP एपेडा के तहत ही चलता है। ये तो ध्यान रखिएगा, एपीडा के तहत ही चलता है। उसके वेबसाइट पर जाएंगे तो स्पष्टता इसके बारे में दिया है, कैसे प्रमाणन करना है वो भी मिलता है इस पे। अब NPOP जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने वाली संस्थाओं को प्रत्यानयन देने का कार्य करता है। इसके अलावा यह जैविक उत्पादन और पैकेजिंग के लिए मानक भी तैयार करता है। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े अगर हम देखें तो सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है, जैविक संपूर्ण रूप से जैविक कृषि करने वाला राज्य है भारत का। और ये पहले हमारे यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में आ भी चुका है, भी हम देखेंगे। जैविक उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और ओडिशा का स्थान है। 2021 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में जैविक कृषि उत्पादन क्षेत्र के मामले में भारत का 6वां स्थान है। और ऐसे ही आप देखेंगे तो भारत से जैविक उत्पाद संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, इक्वाडोर इत्यादि देशों में निर्यात किया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट है, ये फैक्ट भी आपको दिमाग में रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और फिर हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देखिए 2018 में जैविक कृषि से संबंधित प्रश्न आया था, जिसको आप आराम से देख लीजिएगा। इसमें देखिए सिक्किम वाली बात भी है और ये जो NPOP की मैं बात कर रहा था कि वो क्या करता है, उसके सचिवालय के रूप में एपेडा काम करता है, मैंने बताया था आपको। और उसके साथ साथ ये प्रमाणन का कार्य करता है। तो ये आपको देखना है। और इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न है, इस अभ्यास प्रश्न को आप करने का प्रयास करिएगा। जो मैंने पढ़ाया है अगर इसको ध्यान से आप सुनेंगे तो आराम से इस प्रश्न को कर पाएंगे। और एग्जाम में भी अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है इस संगठन से या इस एजेंसी से संबंधित तो आप आराम से कर पाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा करीब है तो हम प्रारंभिक परीक्षा पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला खबर जो हमारा है वो एक तो देखिए आप लाइव मिंट में और भी कई न्यूज़पेपर्स में आया, जो मैंने पढ़ा उसको यहां लगा रहा हूं मैं कि गवर्नमेंट अप्रूव्स इंक्लूजन ऑफ
एडिशनल एक्टिविटीज इन नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन को क्या किया गया है सरकार द्वारा, उसमें और अतिरिक्त जो गतिविधियां हैं उनको शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। और यही बात देखिए पीआईबी में 21 फरवरी को आया, ये 22 फरवरी को आया लाइव मिंट में, और 21 को आया कैबिनेट अप्रूव्स इंक्लूजन ऑफ एडिशनल एक्टिविटीज इन नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले हम लोग समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन क्या है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन में अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करने की मंजूरी दी। ये तो चर्चा का विषय है, क्या बदलाव हुआ है वो भी हम देखें। उससे पहले आप राष्ट्रीय पशुधन मिशन को देख लीजिए। इससे मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, इससे मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। मिशन का आरंभ, तो भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग जो है वित्तीय वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय पशुधन मिशन की योजना लागू कर रहा है। लेकिन जो वर्तमान योजना है, वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 से संशोधित और पुनर्गठित किया गया है। तो आप देखेंगे अक्सर न्यूज में या किताबों में 21-22 ही दिया है, आपको भी 21-22 दिमाग में रखना है, क्योंकि यहां से इसको फिर से संशोधन करते हुए पुनर्गठित किया गया। इसका मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। योजना का प्रकार क्या है? मैं पहले आपको डीएनएस में पढ़ा चुका हूं, बजट वाले सेशन में भी पढ़ा चुका हूं कि योजनाएं दो प्रकार की होती हैं केंद्र की। एक केंद्र प्रायोजित जिसमें राज्य भी अपना हिस्सा लगाते हैं, और एक केंद्रीय योजना होती है जिसमें 100% पैसा कौन आवंटित करता है? केंद्र करता है। तो ये क्या है? केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्रक दोनों घटक इसमें शामिल हैं। मतलब कुछ चीजों में केंद्र 100% फंड देता है और कुछ में राज्य भी अपना अंशदान देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। उद्देश्य इसका क्या है? तो जुगाली करने वाले जो मवेशी हैं उनको जुगाली करने वाले, तो जुगाली करने वाले मतलब आप देखेंगे पशु मुंह चलाते रहते हैं ना, कंटिन्यूअस जुगाली करते रहते हैं, तो उसी को जुगाली बोल रहा है। जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के पालन, कुक्कुट पालन, मुर्गे मुर्गियों को पालन का बात कर रहा है। सुअर पालन क्षेत्रक तथा पशु चारा क्षेत्रक, पशुओं के लिए चारा चाहिए, तो फोडर सेक्टर में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देना है। इसमें उद्यमिता को बढ़ावा देना है कि लोग इसको पालन करें और उद्यमी बने। उद्देश्य और देखिए क्या है? नस्ल सुधार के माध्यम से प्रत्येक मवेशी की उत्पादकता में वृद्धि करना है। नस्ल सुधार करना भी इसका उद्देश्य है। मांस, अंडा, बकरी का दूध, ऊन और चारा उत्पादन में वृद्धि करना है, इनकी डिमांड भी है। इसके 3 उप मिशन हैं, ये ध्यान रखिएगा कि पशुधन और कुक्कुट पालन में नस्ल सुधार एक उप मिशन इसका ये है। एक है आहार और पशु चारा, जिससे कि आहार और पशु चारा के काम किया जाए मछलियों के लिए, कुक्कुट के लिए, मुर्गे मुर्गियों के लिए, जो जुगाली करने वाले पशु हैं उनके लिए। और नवाचार और एक्सटेंशन विस्तार करना है, नए नए इनोवेशन इसमें किया जाए और विस्तार किया जाए, जिससे कि पशुओं के नस्ल को भी सुधारा जा सके और उसके साथ साथ जो चारा है उस क्षेत्र में भी कुछ नवीनता लाया जा सके। अब हम देख लेते हैं कि क्या बदलाव हुआ है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन में अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करने की मंजूरी दी। तो क्या किया है बदलाव? एक तो अतिरिक्त कवरेज इसमें अब शामिल होंगे। क्या? घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट की नस्लों के संरक्षण के लिए पात्र उद्यमियों को पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी। पूंजीगत सब्सिडी मतलब कुछ ऐसी, मान लीजिए कि बाड़ा अगर गाय भैंसों का या इनका बना रहे हैं, घोड़ा, गधा, खच्चर का, तो उस पर पैसा लग रहा है, तो उसके लिए पूंजीगत पैसा मिल जाएगा और राज्य सरकारों को भी सहायता दी जाएगी इस हेतु। चारे की आपूर्ति बढ़ाना, इसमें क्या किया गया है? तो पात्र उद्यमियों को बीज प्रसंस्करण और संरचना के निर्माण के लिए पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी। तो बीज प्रसंस्करण चाहे वो मत्स्य के लिए हो, चाहे कुक्कुट के लिए हो, चाहे पशुचारा के लिए हो, जो भी इसमें अवसंरचनाओं का निर्माण करना है उसके लिए पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी। राज्य सरकारों को गैर वन भूमि, बंजर भूमि, गैर कृषि योग्य भूमि इत्यादि में पशुचारे की खेती को बढ़ावा देने के लिए सहायता दी जाएगी, जिससे कि चारे को उगा सके किसान।
और उद्यमी। पशुधन बीमा कार्यक्रम को सुलभ बनाया गया है। किसानों के लिए बीमा प्रीमियम हेतु लाभार्थी के वर्तमान अंशदान को 20%, 30%, 40% और 50% जो था उसको घटाकर 15% कर दिया गया है। पहले आप पढ़े होंगे, पहले ये था 20, 30, 40, 50, अब उसको 15% कर दिया गया है। बीमा कवरेज वाले पशुओं की संख्या भी भेड़ और बकरी के मामले में 5 मवेशी की बजाय अब कितना कर दी गई है, 10 मवेशी। पहले बीमा में केवल 5 मवेशियों को शामिल किया जा रहा था, अब 10 मवेशियों को शामिल किया जा रहा है। वो 5 मवेशी कौन सी हैं वो याद करने की हमको पूरी जरूरत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीछे इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और अब इससे संबंधित हम प्रश्न देखते हैं। देखिए, विगत वर्ष 2017 में राष्ट्रीय पोषण मिशन से संबंधित प्रश्न पूछा था। मैं इसको हल नहीं कराऊंगा, आराम से आप हल करिएगा। और इससे जुड़ा अभ्यास प्रश्न, तो ये अभ्यास प्रश्न मैंने बनाया है राष्ट्रीय पशुधन मिशन से। इससे संबंधित जो भी हमने अभी पढ़ा है उसको अगर आप पढ़ते हैं तो इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे आप। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला खबर हमारा है कि 100% एफडीआई टू बी अलाउड इन स्पेस सेक्टर सेंटर। फिर देखेंगे, यही आया है, गवर्नमेंट इजेस एफडीआई नॉर्म्स इन स्पेस सेक्टर 100% इन सैटेलाइट कंपोनेंट्स। और ऐसे ही आप देखेंगे, मतलब ये 22 फरवरी को आया। उसके बाद ये आप देखेंगे तो बिजनेस स्टैंडर्ड में आया है, और ये फिर 21 फरवरी को आया है। तो सरकार ने क्या किया है, अंतरिक्ष क्षेत्रक जो है उसमें एफडीआई को पहले से अधिसूचित किया है, उसमें बदलाव किया है। हर चीज में 100% ही नहीं किया है, अभी हम देखते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले खबर क्या है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्रक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई नीति में संशोधन को मंजूरी दिया है। संशोधन की विषय वस्तु क्या है ये समझ लीजिए, जिससे कि न्यूज समझ में आपको आ जाए। यह संशोधन भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत निर्धारित विजन और रणनीति के अनुरूप है। अब तक क्या हो रहा था, तो अब तक उपग्रह स्थापित करने और उनका संचालन करने में केवल सरकारी मंजूरी से ही एफडीआई की अनुमति होती थी। आपको पता है, अभी हम आगे पढ़ भी लेंगे कि एफडीआई 2 रूट से आता है, एक ऑटोमेटिक रूट और एक सरकारी रूट। अभी हम देखेंगे ये क्या है। तो पहले सरकारी मंजूरी से ही एफडीआई की अनुमति थी। संशोधित एफडीआई नीति के तहत अंतरिक्ष क्षेत्रक में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। हर एक सेगमेंट में 100% नहीं है, अभी हम देख लेंगे, लेकिन कुछ में 100% दे दिया गया है। अब उपग्रह उप क्षेत्रक को 3 अलग अलग गतिविधियों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक क्षेत्रक में एफडीआई की अधिकतम सीमा भी तय की गई है। अभी मैं बताया कि सब में, हर क्षेत्रक में 100% नहीं किया गया है। अलग अलग सेगमेंट में हम देखेंगे अलग अलग एफडीआई को बताया गया है। प्रत्येक क्षेत्रक में एफडीआई की अधिकतम सीमाएं भी तय की गई हैं, जो अभी यहां बताया मैं। क्षेत्रक विशेष में एफडीआई की सीमाएं क्या है, देखिए। ऑटोमेटिक रूट के तहत 74%। ऑटोमेटिक रूट क्या है अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। कुल मिलाकर इसमें सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो सरकारी रूट है उसमें सरकार की अनुमति की जरूरत पड़ती है। हम देखेंगे अभी उसको अच्छे से। तो उपग्रह विनिर्माण और संचालन, सैटेलाइट डेटा उत्पाद तथा ग्राउंड क्षेत्रक एवं यूजर क्षेत्रक, इनमें 74% किया गया है। 74% से ज्यादा करना है तो सरकार की अनुमोदन की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात सरकारी क्षेत्र लगेगा, सरकारी रूट लगेगा। ऑटोमेटिक रूट के तहत 49% एफडीआई लॉन्च व्हीकल से संबंधित सिस्टम या सब सिस्टम में, अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने व वापस प्राप्त करने के लिए, स्पेस पोर्ट निर्माण करने के लिए, इनमें किया जाएगा। अब ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% एक्चुअल में कहा किया गया है, तो उपग्रहों के लिए घटकों और सिस्टम, सब सिस्टम का निर्माण स्पेस आधारित ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट में किया गया है। तो इनमें केवल 100% किया गया है, बाकियों में पहले से थोड़ा लिबरल किया गया है। तो ये हो गया कि क्या सीमाएं तय की गई हैं। अब आता है कि एफडीआई है क्या। उससे पहले संशोधन का महत्व देख लीजिए, फिर एफडीआई देखते हैं। संशोधन का महत्व यह है कि इससे भारतीय कंपनियों को वैश्विक वैल्यू चेन से जुड़ने में मदद मिलेगी, अर्थात बाहर के लोग आएंगे, पैसा लगाएंगे एफडीआई के माध्यम से, तो अंतरिक्ष क्षेत्र का और बेहतर होगा।
इस कदम से सरकार, जैसे आप देखेंगे अमेरिका में क्या जो निजी कंपनियां हैं वो भी क्या कर रही हैं, स्पेस एक्स जैसी जो अंतरिक्ष अन्वेषण का काम कर रही हैं, तो यहां भी कुछ ऐसा प्रयास किया जा रहा है। इस कदम में सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी और आत्मनिर्भर भारत पहल को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इससे मेक इन इंडिया कार्यक्रम आपको पता है कि भारत क्या करना चाहता है, अपने इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहता है जिससे कि भारत में निर्माण हो और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने का अवसर मिलेगा तथा अंतरिक्ष क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनने में भी इससे मदद मिलेगा। जो फंडिंग की समस्या है वो खत्म होगी, निजी क्षेत्र भी इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब आता है कि एफडीआई क्या है। ये इकोनॉमी का पार्ट है, आराम से आप स्टैटिक पार्ट का जरूर पढ़े होंगे कि किसी सूचीबद्ध कंपनी, आपको पता है कि कंपनी जो होती है, कंपनी एक तो लिस्टेड होती है और एक अनलिस्टेड होती है। तो सूचीबद्ध कंपनी लिस्टेड में 10% या उससे अधिक के विदेशी निवेश को एफडीआई की श्रेणी में रखा जाता है, यह ध्यान रखना है आपको। अदरवाइज आप चाहें तो जाके आप इसको पढ़ भी सकते हैं, क्या इन्वेस्ट इंडिया जो है उस पर बहुत अच्छे से इसको बताया भी गया है। एक निवेशक के 10% से नीचे के निवेश को एफडीआई माना जाएगा यदि इस निवेश की हिस्सेदारी प्रथम निवेश की तिथि से 1 वर्ष के अंदर 10% या उससे अधिक पहुंच जाए। तो अगर शुरू में 10% से कम निवेश किया लेकिन 1 वर्ष के अंदर ही 10% से ज्यादा पहुंच जाए तो उसको हम एफडीआई मानते हैं। और गैर सूचीबद्ध कंपनी जो है, अनलिस्टेड कंपनी जो है, इसमें कोई भी पैसा कंपनियों में किए जाने वाले विदेशी निवेश को एफडीआई ही माना जाएगा, चाहे उसकी सीमा कितनी भी हो। अरविंद मायाराम समिति 2013 में गठित की गई थी, उसी के अनुशंसाओं पर यह बात की गई है, उसी ने इसको क्या किया था, बताया था। अरविंद मायाराम समिति। किसी कंपनी विशेष में एक विदेशी निवेशक तो एफडीआई या एफपीआई के जरिए निवेश कर सकता है, लेकिन एफडीआई और एफपीआई दोनों में ही अगर कोई निवेशक, विदेशी निवेशक चाहे कि भारत या भारत के किसी कंपनी में अगर निवेश कर रहा है तो वो नहीं कर सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एफडीआई है क्या, तो आपको पता है कि ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक इस पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले भारत में विदेशी निवेश के मार्ग, एफडीआई आपको पता है कि विदेशियों के द्वारा भारत में, हम भारत की बात करें तो क्या करना है, तो इक्विटी के रूप में क्या किया जाता है, निवेश किया जाता है। अब भारत में विदेशी निवेश के मार्ग कौन कौन से हैं, स्वचालित रूट और एक है अनुमोदित या सरकारी मार्ग। इसको मुंबई मार्ग और दिल्ली मार्ग भी बोलते हैं क्योंकि ये सरकार और आरबीआई भी इस पे कुछ कंट्रोल रखता है, इसलिए इसको मुंबई मार्ग, और जो सरकार करती है यहाँ पे वो क्या है, उसको हम दिल्ली मार्ग भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और स्वचालित मार्ग का मतलब क्या है, तो देखिए, स्वचालित, इसके तहत आने वाले विदेशी निवेश को सरकारी संस्था से अनुमोदन नहीं लेना पड़ता है, केवल निवेश लाने के बाद आरबीआई को उसका विवरण क्या कर देना होता है, बता देना होता है। तो ये स्वचालित मार्ग है, ऑटोमेटिक रूट है। अनुमोदित या सरकारी मार्ग क्या है, तो सरकारी मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों पर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा विचार किया जाता है। अलग जिस विभाग के लिए, जिस मंत्रालय के लिए वो आएगा, उसमें एक विभाग है, वो जांच पड़ताल करता है, वो अनुमति देता है। तो अलग अलग सबका मैं यहाँ पे विभाग नहीं बताऊंगा आपको, और नहीं जरूरत है आपको पढ़ने का। इससे पहले क्या होता था, अब तो ये काम हो रहा है, इसके पहले आरबीआई और एक संस्थान था एफआईपीबी, ये क्या, इससे अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन 2017-18 के बजट से जो एफआईपीबी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड था, उसको हटा दिया गया था, और यह बोला गया था कि अनुमोदन अधिकतम जो एफडीआई है वो तो 90% भाग आरबीआई उसका अनुमोदन कर रहा था उस टाइम, और एफडीआई का अधिकतम भाग और जो 90% भाग जो स्वचालित से आ रहा था और अधिकतम आरबीआई के पास था, तो इसलिए उसको हटा दिया गया था। यह आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एफआईपीबी पहले था जो पूरा वही लगभग देखता था, और बाकी सीसीईए जो मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, वो देखते थे। लेकिन अब तो जो अलग अलग मंत्रालय और विभाग हैं जिसमें आ रहा है एफडीआई, वही देखते हैं। अब थोड़ा और समझ लेते हैं, तो आप देखेंगे कि मॉरिशस 24%, सिंगापुर 23%, यूएसए से 9%, नीदरलैंड से 7% और जापान से 6%। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में ये एफडीआई के शीर्ष 5 देश रहे थे। डेटा एकदम लेटेस्ट नहीं है, यही डेटा अभी है उपलब्ध।
डोमेन में, पब्लिक डोमेन में। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उच्चतम एफडीआई इक्विटी प्रवाह प्राप्त करने वाले 5 जो क्षेत्र थे वो कौन सा था? एक तो बैंकिंग वाला जो था, सेवा क्षेत्र, दूसरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाला, फिर ट्रेडिंग वाला था 6%, दूरसंचार 6%, ऑटोमोबाइल उद्योग 5%। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा यहां मिटा भी दूं, जिससे कि आप जब फाइनल स्क्रीनशॉट लेंगे तो सारी बातें क्लियर दिखाई देंगी। अगली बात इसमें क्या हमें देखना है, तो कुछ क्षेत्रों में एफडीआई नहीं ला सकते, कुछ क्षेत्रों में एफडीआई को निषिद्ध कर दिया गया है। और वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो लॉटरी व्यवसाय, एक मिनट, कुछ क्षेत्रों को प्रतिबंधित किया गया है। और वो प्रतिबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो है लॉटरी व्यवसाय, कैसीनो, चिट फंड, निधि कंपनी, हस्तांतरण विकास अधिकार जो टीडीआर होता है, और सिगार, चेरुट, सिगरेट, तंबाकू जो भी है, इसमें एफडीआई नहीं लाया जा सकता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। मैं यहां पे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से प्रश्न 2020 का उठाया हूं, इसको आप देख लीजिएगा। स्टैटिक पार्ट है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था कि उसकी क्या प्रमुख विशेषता होती है। तो आराम से इसको आप पढ़ के देखिएगा। और उसके बाद ये इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न है एफडीआई से संबंधित। इसमें न्यूज के कंटेक्स्ट को शामिल करते हुए मैंने इस प्रश्न को बनाया है। आप अगर पूरी बातें सुने होंगे तो आराम से इसको हल कर पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आज के अंतिम खबर पे आ जाते हैं। आज के इस लेक्चर का जो अंतिम खबर है वो क्या है? तो पीएफआरडीए संशोधन जारी किया है कुछ, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेंशन कोष विनियमन एवं विकास प्राधिकरण। देखेंगे क्या है ये। यही न्यूज 21 फरवरी को पीआईबी में भी आया और बिजनेस लाइन में भी ये 22 तारीख को आया, और भी अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आया। सारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग लगाने से यहाँ कोई फायदा नहीं है। जो मैंने पढ़ा है वो मैंने यहाँ लगाया है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण है पीएफआरडीए, इसके द्वारा क्या संशोधन अधिसूचित किए गए हैं। तो संशोधन अधिसूचित करने से पहले मुझे लगता है कि आपको पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि ये क्या करता है। तो इस संस्थान को देखिए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण जो है, इस संस्थान के बारे में देखें तो इसकी स्थापना हुई वर्ष 2003 में कार्यकारी आदेश के द्वारा। मतलब तब कोई एक्ट पारित करके इसको नहीं बनाया गया, बल्कि 2013 में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया एक्ट बनाकर। और वो एक्ट कौन सा है? तो ये है निकाय की प्रकृति। तो ये क्या है? एक वैधानिक निकाय है, एक सांविधिक निकाय है, या वैधानिक निकाय है, या विधिक निकाय ही बोल सकते हैं, जो इस कानून द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के द्वारा स्थापित किया गया है वैधानिक रूप से। उसके पहले यह कार्यकारी हुआ करता था। मंत्रालय कौन सा है इसका? वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है ये ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है? तो पेंशन फंड की स्थापना, विकास और विनियमन करके वृद्धावस्था के दौरान आय सुरक्षा को बढ़ावा देना। आपको पता है कि जो राष्ट्रीय पेंशन योजना है उस पर विगत वर्ष में प्रश्न भी आ चुका है। उसके बाद और बार बार न्यूज में बना भी रहता है। कुछ राज्य बोलते हैं कि ओल्ड पेंशन योजना जो है उसको लागू करिए, और केंद्र सरकार एनपीएस पर ही क्या है आगे बढ़ना चाहती है। शक्तियां एवं कार्य क्या है पीएफआरडीए का? तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पेंशन योजनाओं को विनियमित करना, जिन पर यह अधिनियम क्या होता है लागू होता है। और क्या है? योजनाओं, उनके नियमों और शर्तों को मंजूरी देना, और ऐसी परियोजनाओं के तहत निवेश दिशा निर्देश सहित पेंशन फंड के कोष के प्रबंधन के लिए मानदंड निर्धारित करना। इन्हीं कार्यों के तहत आप देखेंगे तो उसने संशोधन भी किया है। और पेंशन की विभिन्न योजनाओं में ग्राहकों के योगदान की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना। तो ये तो पीएफआरडीए का कार्य है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या क्या सुधार अभी किया गया है। तो पेंशन फंड जो इसके तहत आता है पीएफआरडीए के तहत, उस पीएफआरडीए के तहत जो पेंशन फंड आता है उसको क्या किया गया है?
धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के दायरे में लाया गया है, जिससे कि इससे कोई मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह ऐसी चीजें न, जैसा पैसा इसमें न लगाए और ऐसी अवैध गतिविधि इसमें न हो सके। और क्या किया है, पेंशन फंड द्वारा अतिरिक्त बोर्ड समितियों का नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, जो लेखा परीक्षा समिति है, जो लेखा का परीक्षा करती है, नामांकन और पारिश्रमिक समिति जो है, आपको पता है कि जो श्रमिक है वो भी अपना कुछ पैसा देते हैं अपने कंपनी को, और वो कुछ पैसा अपना लगाकर इसमें जमा करते हैं, तो उससे भी पेंशन उनको मिलता है। तो ऐसी सब समितियां इसमें हैं, उनका गठन किया गया है। इसका उद्देश्य कंपनी अधिनियम 2013, आपको पता है कि कंपनी अधिनियम 1956 को संशोधित किया गया कंपनी अधिनियम 2013 में, और उसमें गवर्नेंस को ठीक करने के लिए भी बहुत कुछ किया गया था। CSR का मॉडल भी उसमें लाया गया था, आप पढ़े होंगे। CSR जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गवर्नेंस में सुधार करने और पेंशन फंड द्वारा डिस्क्लोजर को बढ़ाना के उद्देश्य से यह काम किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट इसके तहत एक मध्यस्थ है, जो क्या करता है, इस पेंशन फंड को प्रबंधित वगैरह करता है। तो उसमें क्या किया गया है कि ट्रस्टियों की नियुक्ति से जुड़े नियम और शर्तें, ट्रस्टी बोर्ड की बैठकें आयोजित करने तथा उसके CEO की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को और मजबूत किया गया है, क्योंकि फंड इनके पास रहता है, मैनेज करते हैं ये। केंद्र सरकार ने 2004 में, ये तो हमको पता है कि NPS की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य व्यक्तियों को पेंशन के रूप में आय प्राप्त करना या आय प्राप्त करने में मदद करना है। एक ट्रस्टी बैंक है, ये भी मध्यस्थ है इस PFRDA के तहत। तो इस मध्यस्थ का भी काम लगभग यही है कि पेंशन फंड वगैरह जो है उसको क्रियान्वित करना है, उसको पेंशन फंड को सही तरीके से मैनेज करना है। तो इसमें भी कुछ सुधार किया गया है कि जब ट्रस्टी बैंक अपने दर्जे या नियमावली को बदलने का प्रस्ताव करेगा तो PFRDA की पूर्व स्वीकृति उसमें करनी होगी। ऐसा नहीं कि अपने मनमानी कुछ उसमें बदलाव कर सकते हैं नियमावली में। और सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी भी इसके तहत एक आती है, उसमें भी कुछ बदलाव किया है, जो पूरा रिकॉर्ड रखता है। नाम ही क्लियर है कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जिसको इसके तहत किसको बनाया गया है, NSDL को बनाया गया है, जिसको नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड बोलते हैं, NSDL। इस NSDL को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय या नेशनल बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। तो इसको बनाया गया था सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी PFRDA द्वारा। इसमें क्या किया गया है, तो भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनियमन बोर्ड जो SEBI है, इसकी पहल के समान उपयुक्त और उचित व्यक्ति के मानदंड पेश किए गए हैं इसमें। और अंशदाताओं के हितों की रक्षा के लिए ये जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, इसमें धोखाधड़ी की रोकथाम और समन नीति का कार्यान्वयन किया गया है। तो ये सब अभी संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों को एक बार दिमाग में आप रखिएगा, जिससे कि कभी कुछ फ्रिक्वेंटली इसमें से पूछ ले तो आप बता सकें। और अब हम इससे संबंधित, डेफिनेटली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इससे संबंधित विगत वर्ष में प्रश्न पूछा गया है। देखिए कौन सी, तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से पूछा गया है प्रश्न 2020 में। आप जरूर जाके NPS के बारे में पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, स्टैटिक पोर्शन, क्योंकि हमारा ये मुद्दा नहीं था पढ़ने का आज। और एक अभ्यास प्रश्न है जो PFRDA पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए हालिया संशोधनों एवं सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मैंने जो अभी संशोधन किए गए हैं उसमें कुछ मुख्य बातों को लेकर यह प्रश्न बनाया है। 2 कथन यहां दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साप्ताहिक अर्थव्यवस्था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो श्रृंखला का ये पहला लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले वीक का जो अभी वीक चल रहा है, इसका करंट अफेयर्स हम जल्दी ही वीक समाप्त होने के बाद लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, राउज IAS के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।